प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस के साथ में उपस्थित हुए हैं। देखिए आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न, एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें देखिए हम एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उसकी त्रुटियों को भयंकर भूल मान लेना चाहिए बच्चे की? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं मानना चाहिए और गंभीर रूप टिप्पणी भी नहीं देनी चाहिए। फिर उसके बाद में शिक्षार्थी जितनी बार भी गलती करने से बचता है उसको हमें मान लेना चाहिए सफलता का रूप? नहीं। शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, उसे बीच में ठीक नहीं करना चाहिए। कोशिश तो करना चाहिए लेकिन उन्हें बीच में नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक, तो व्याख्यान तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, संप्रेषण, जब बच्चा भी संप्रेषित करे, टू वे शिक्षक अपनाना है। टू वे शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों के बीच में हमें टू वे शिक्षण अपनाना है। तो टू वे शिक्षण अपनाएंगे तो हमें जब वो बच्चा संप्रेषित कर रहा हो अपने विचार तो उसे बीच बीच में ठीक नहीं करके उसे बताना चाहिए। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया। ये कब आया? आरपीएससी जीव विज्ञान 2014। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहारों एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान का डिजाइन तैयार करना। तो इसका आधारभूत कार्य क्या है? क्या सिर्फ युक्ति सिखाना है प्रशिक्षणार्थियों को, या विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना है, या छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना है ना। छात्रों की समस्याओं को देखो, फिर उसके व्यवहार को देखो, क्या उसको नहीं आता है, क्या पढ़ाना है, उसको क्या समस्या हो रही है सीखने में, फिर व्यवहार वो कैसा करता है, उसकी रुचि कैसी है, उसकी आवश्यकता कैसी है, उसके अनुसार अंतर्सूझ विकसित करना। फिर हमें ट्रेनिंग देना प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। ये कब आया? आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2014 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्या ढूंढना है? सही नहीं ढूंढना है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। अब बताओ किस कब कब किया था? सबसे पहले हमें आत्मा का विज्ञान माना, फिर हमने मस्तिष्क का विज्ञान माना, चेतना का विज्ञान माना, जिसको हम व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं, लेकिन तर्क का विज्ञान हमने नहीं माना है। तो इसका ये आंसर, ये कथन इसका सही नहीं है। ये किस में आ रहा है? केवल बी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये कब आया? आरपीएससी गृह विज्ञान 2014 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? अब आपको ध्यान होगा, हमने देखा था, हमने पढ़ा भी था कि सबसे पहला जो अधिगम की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है, जो सबसे पहला क्रम होता है आवश्यकता। यदि हमारे को आवश्यकता है तभी हम कुछ कार्य करेंगे, तभी हम सीखेंगे, तभी हमारा अधिगम होगा। तो इसको तो निकाल ही दो तत्परता को, है ना। अब बचा आवश्यकता वाले, ये 3 है। अब आवश्यकता के बाद में हमें क्या करना है?
जब हमें आवश्यकता हो गई सीखने की, फिर हमें तत्पर होना है। अब देख लीजिए तत्परता किस में है, तत्परता हमारा इसमें 2 नंबर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। पहले आवश्यकता होनी चाहिए, फिर तत्परता होनी चाहिए सीखने की, फिर स्थिति के साथ में अंतः क्रिया करना चाहिए। ये कब आया, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2016 में आया। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें और यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कॉमिन्स एंड फैगिन ने क्या बताया था, आवश्यकता होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए, अनुक्रिया होनी चाहिए और संतुष्टि होनी चाहिए। उन्होंने ये 4 क्रम बताए। और कुप्पू-स्वामी ने क्या बताए, आवश्यकता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए और अंतःक्रिया होनी चाहिए। ये हमारे क्रम है इसके दोनों के सीखने के। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? विशुद्ध विज्ञान, विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, तो ये कौन सा संप्रदाय हो गया, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या कहता है, मनोविज्ञान संप्रदाय विशुद्ध विज्ञान का संप्रदाय है। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे? क्या उन्हें हतोत्साहित करेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उपेक्षा करेंगे या सराहना करोगे? बताओ। हतोत्साहित तो करना ही नहीं है जिंदगी में, कक्षा से बाहर निकालना भी हतोत्साहित ही होगा, उपेक्षा करना भी हतोत्साहित ही होगा। हम क्या करेंगे, सराहना करेंगे। ये कब आया, आरपीएससी लोक प्रशासन 2020 में आया। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। आंख मूंद करके आप लिख सकते हो बालक। और वाटसन और व्यवहारवाद। वाटसन का कथन, मुझे कोई भी बालक दे दो और बता दो उसको क्या बनाना है, मैं वो बना दूंगा। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है। क्या सूचनाएं उपलब्ध कराता है, क्या ज्ञान उपलब्ध कराता है, या शिक्षक या उपयोगी अनुभव? बताओ। बालकों को अधिगम करना है विद्यालय में, है ना, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, फैसिलिटेटर है ना। तो शिक्षक तो हो ही नहीं सकते, फैसिलिटेटर है ये तो। ज्ञान भी हो नहीं सकता, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा लर्निंग किससे होगी, उपयोगी अनुभवों से। जैसे जैसे वो अनुभव प्राप्त करते जाएंगे, सेटिस्फाइड होते जाएंगे, उसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे, उसके साथ में अपना जुड़ाव संगठन बनाते जाएंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का परिस्थिति और निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करो। कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी देख लो, शिक्षार्थी आता है, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने की परिस्थिति आती है, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य आता है। तो हमारा 4 जो चीज़ें होंगी वो आएगा, तो आंसर हो जाएगा चौथा, जिसमें ABCD चारों ही मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ये कब आया, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वाणिज्य 2014 में। एक शिक्षक को शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है। एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है। बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास और मूल्य विकास, है ना। तो इसमें हमारा क्या रहता है, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास किस में आएगा, वो इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वांगीण विकास कब आया है, आरपीएससी गृह विज्ञान 2014। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान के लिए, स्वयं की तैयारी के लिए, बच्चे के चरित्र विकास के लिए, शिक्षण विधियों के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। ये कब आया है, आरपीएससी वाणिज्य 2014। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। बिल्कुल, निहित सिद्धांतों का वह प्रयोग करता है अपने शिक्षण कार्य में। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता। ये गलत हो गया, करता है। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है, गलत बात।
मानवीय विकास का और शिक्षक विकास का दोनों का स्थान है। उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। गलत बात। संबंध है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1। कब आया ये? आरपीएससी गणित 2011 में आया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में करता है, बाल स्वभाव में करता है, व्यवहार जानने में करता है, बच्चे के चरित्र निर्माण में करता है और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये कब आया? आरपीएससी जीव विज्ञान 2014। अपन ने पीछे जो प्रश्न किया था ना, ये देखिए, शिक्षक की मदद करता है, ये स्वयं के ज्ञान तैयारी, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों में। और ये भी लगभग वैसा सही प्रश्न है, लेकिन उसके ऑप्शंस जो है वो बदल दिया गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की किस श्रेणी में आता है? शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। क्या यह अधिगम प्रक्रिया? नहीं, ये अधिगम प्रक्रिया नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाए। अधिगम की विशेषता है, हाँ ये अधिगम की विशेषता है। अधिगम का सिद्धांत नहीं है, अधिगम के नियम भी नहीं है। तो ये क्या है? अधिगम का विशेषता है कि सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। तो आंसर हो जाएगा 2। ये कब आया है? आरपीएससी गणित 2011 में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। ये तो सही बात है ना। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। नहीं, शिक्षा विज्ञान अध्ययन की विधियों में क्या है? वो तो टोटली ही विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा परिस्थितियां और शिक्षा स्थितियां सम्मिलित होती है। सही बात है। तो आंसर हो जाएगा 3। अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान नहीं है, वो शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है। ये कब आया था? आरपीएससी फिजिक्स 2011। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विधि नहीं है। कौन है? आत्मनिरीक्षण, नाम ही इसका है आत्मनिरीक्षण विधि। ये सब्जेक्टिव विधि है। बाकी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव विधि है। प्रयोगात्मक, उपचारात्मक और निरीक्षण, है ना। इन सब में छोटी छोटी चीजों का ऑब्जेक्ट से काम हो रहा है। आत्मनिरीक्षण में एक वर्णनात्मक विधि है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. बियर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. बियर्स। कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया में निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। किसके द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान, बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीयता संज्ञान। अब देखिए, संज्ञान प्रक्रिया में निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। भाई, बहुआयामी बुद्धि पर ये नहीं है, सामाजिकता के संज्ञान पर नहीं है, गणितीय समस्याओं की समाधान क्षमता पे नहीं है। ये मेटाकॉग्निशन या संज्ञान की प्रक्रिया में क्या है? ऐसे कार्य हैं जिससे मानसिक शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। आरपीएससी रसायन विज्ञान 2011 में आया है। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकता व रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में लाता है? मनोवैज्ञानिक आयाम। मनोवैज्ञानिक आयाम क्या कहता है? शिक्षण में विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचियों को मस्तिष्क में रख करके कार्य करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक आयाम कहता है, दार्शनिक नहीं कहता, मूल्यांकन नहीं कहता और कार्यप्रणाली आयाम नहीं कहता। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले सीरीज में अगले टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू।